Hello and welcome to all. Hope you all are doing great. Today we are going to start our chapter 5, that is audit of items of financial statements. अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स क्या होते हैं? बैलेंस शीट में योर एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी, और वहीं पी&एल में रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो जब आप इन सब आइटम्स की ऑडिट करोगे, इनको चेक करोगे, इनके रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करोगे, तब तो आपको पता चलेगा ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट कर रही है या नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। एज वी ऑल नो कि कंपनी प्रिपेयर करती है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इन अकॉर्डेंस विद द फ्रेमवर्क ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट पे हम एग्जामिन करते हैं हमारी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, चेक करते हैं कि क्या वो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे बनी है, और एकम्पेन करते हैं डिस्क्लोजर। और ये कौन देता है डिस्क्लोजर? एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर। और ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करके फिर उस पर डिस्क्लोजर देने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। इस एग्जामिनेशन की जो रिजल्ट होती है वो रिपोर्ट के फॉर्म में होती है बाय द ऑडिटर, दैट इज़ ऑडिटर एग्जामिन करके एक रिपोर्ट इशू करता है, जिसमें वो ये स्पेसिफाई करता है कि क्या हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर पिक्चर प्रेजेंट करती है ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उससे रिलेटेड जो भी डिस्क्लोजर्स है। एंड एज वी ऑल नो, हमने चैप्टर 1 में भी ये चीज़ पढ़ी है कि प्रिपरेशन ऑफ एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू चेक वेदर ये प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन सही से हुआ है या नहीं, एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ हुआ है या नहीं। अब जैसे कि हमने ऐसे 200 में पढ़ा है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ऑब्जेक्टिव ये होती है कि वो रिजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करे रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। पर आप एज अ होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपना कोई पॉइंट कब रख पाओगे, एक रिपोर्ट कब इशू कर पाओगे? जब आप उसके एक एक आइटम को एग्जामिन करो। क्यों? क्योंकि हर स्टेटमेंट ना एक पर्टिकुलर चीज़ को समझाती है। फॉर एग्जांपल, जो इनकम स्टेटमेंट होती है वो रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन बताती है, आपने जो भी परचेजेस, सेल्स, जितनी चीज़ें की, सब परफॉर्म करके कितने प्रॉफिट में हो, कितने लॉस में हो, जो भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म किए उसके बेसिस पे आपका क्या रिजल्ट मिला है। वहीं बैलेंस शीट बताती है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। और ऑडिटर का ओपिनियन पूरी तरह से इस ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन की तरफ होता है। बट आप ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताओगे कैसे? ये मैंने टेबल बनाया, इसमें 10 इन्फॉर्मेशन लिख दी, आपने आगे बोला कि ये टेबल सही है। कैसे बोलोगे? इसके अंदर की 10 जो इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही होंगी वो सब सही है या नहीं, ये चेक करने के बाद ना, दैट इज़ आपको पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट करने के लिए पहले इंक्वायर करना होगा ट्रूथ ऑफ मैनी असर्शंस, स्पेसिफिक असर्शंस, दैट इज़ इंडिविजुअल आइटम्स। और जब आप इंडिविजुअली हर आइटम पे अपना जजमेंट लेते हो, उसे जजमेंट प्रोवाइड करते हो, एग्जामिन करते हो, तो एट लास्ट आप पहुंच पाते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल की जजमेंट पे। सो इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं अबाउट दोज वेरियस ऑडिट प्रोसीजर जो हमें इन पर्टिकुलर असर्शंस पे अप्लाई करने हैं। अब एज मैंने कहा कि असर्शन में हम लोग ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, तो अब ऑडिट प्रोसीजर समझने से पहले पहले समझ लो कि असर्शंस क्या होते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 में समझा है, इसलिए यहाँ हम उसे रिवीजन के तौर पे पढ़ने वाले हैं। Assertion refers to the representation by management, explicit or otherwise, that are embodied in the financial statement as used by the auditor to consider the different types of potential misstatement that may occur. That is, assertion को आप एक वो information समझो जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंट करती है, बताती है, जो कि एक्सप्लिसिट हो सकती है या अदरवाइज। एक्सप्लिसिट मतलब स्टेटेड क्लियरली, मतलब वहाँ पे कोई रूम ऑफ कन्फ्यूजन है ही नहीं, एकदम क्लियरली एक इन्फॉर्मेशन आपको रिप्रेजेंट कर दी गई है बाय मैनेजमेंट, जो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिटन होती है, एम्बॉडिड होती है, जिसका यूज़, जिस इन्फॉर्मेशन का यूज़ ऑडिटर करता है ये देखने के लिए कि क्या यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल में स्टेटमेंट हो सकते हैं। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद असर्शन। क्या मतलब होता है असर्शन का? वो इन्फॉर्मेशन जो मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड कराती है, रिप्रेजेंट करती है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि एक्सप्लिसिट भी हो सकता है या अदरवाइज, जिसे एक ऑडिटर यूज़ करता है टू नो, टू चेक, टू कंसिडर कि क्या पोटेंशियल में स्टेटमेंट अगर होने की चांसेस हैं। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते वक्त जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है वो बहुत तरीके के क्लेम्स करती है, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब एकदम क्लियर कट, जहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इम्प्लिसिट मतलब ऊपर ऊपर से इन्फॉर्मेशन दे दी है।
एकदम क्लियर डीप में जाके इन्फॉर्मेशन नहीं दी। बट जैसे भी हो वो कुछ क्लेम्स करते हैं। पहला, कंप्लीटनेस। हमने जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई है, हमने बैलेंस शीट में जो भी शो किया है वो सब चीज़ कंप्लीट है। दैट इज़ फॉर एग्जांपल आपने डेटर शो किए 10 लाख, एक्चुअल में आपके डेटर से 15 लाख। तो ऐसे तो नहीं हो सकता, यहाँ पे आपको पूरे 15 लाख शो करने पड़ेंगे। तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन शो कर रहे हो वो पूरी कंप्लीट है, कट ऑफ डेट पे रिकॉर्ड हुई है। दैट इज़ आपको पता होगा आप डेटर्स के किस में चेक करते हो, कौन से 6 महीने पुराने, कौन से 12 मंथ्स पुराने, किसको 3 मंथ हुआ है, कौन अभी एकदम रिसेंट का डेटर है। फिर उसके बेसिस पे आप प्रोविज़न बनाते हो। तो ये पता कैसे चलेगा, जिस दिन आपने सेल्स की उस पर्टिकुलर डेटर को आप उस डेट पे रिकॉर्ड करोगे ट्रांजेक्शन, तब तो ना। सो वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है वो कंप्लीट है, वो कट ऑफ डेट पे रिकॉर्ड हुई है। आपने यहाँ पे अगर बिल्डिंग शो की है, डेटर शो किया है, तो वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। और अगर आप कोई ट्रांजेक्शन बोल रहे हो, कोई एक्सपेंस शो कर रहे हो, तो एक्चुअल में अकर हुआ है। एंड देन जो भी आइटम शो किया है उसकी वैल्यूएशन सही से की गई है, उसे मेजर सही तरीके से किया है, उसकी राइट्स और ऑब्लिगेशन हमारे पास है। अगर मैं बैलेंस शीट में शो करूँ बिल्डिंग 1 CR, दैट इज़, मैं आपको देख के क्या समझ आएगा कि वो बिल्डिंग मेरे नाम पे है, मैं ओनर हूँ उस बिल्डिंग की। तो हम ये भी क्लेम करते हैं कि उसके राइट्स और ऑब्लिगेशन है हमारे पास। एंड एट लास्ट, जिस तरीके से जिस टाइप के भी जो भी प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर प्रोवाइड करनी थी, हमने सारी प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर प्रोवाइड की है ऑफ एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास कंपनी एक्स की बैलेंस शीट है जिसमें लिखा है बिल्डिंग का अमाउंट 50 लाख। इससे यू एज एन ऑडिटर क्या कंसिडर करोगे कि पहला तो बिल्डिंग एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है। अब एग्जिस्ट तो करती है, बट वो बिल्डिंग जो एग्जिस्ट करती है वो कंपनी के नाम पे ही है, कंपनी उसे ओन करती है। दैट इज़ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन असर्शन। बिल्डिंग की जब वैल्यू डिटरमाइन की गई तो वो बहुत एक्यूरेटली अच्छे तरीके से की गई है, एज़ पर एप्लीकेबल FRF की गई है। दैट इज़ वैल्यूएशन असर्शन। कंपनी जितनी भी बिल्डिंग्स ओन करती है, कंट्रोल करती है, उन सब की इन टोटल कैरिंग अमाउंट है 50 लाख, क्योंकि बैलेंस शीट में मैंने शो किया है बिल्डिंग 50 लाख। दैट इज़ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। अब आपको ये समझ तो आया, बट आपको एज अ ऑडिटर अब क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है एक ऑडिट प्रोग्राम जिसकी हेल्प से आप ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर पाओ और ऑब्टेन कर पाओ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग सच क्लेम्स टू वेरीफाई ऑल दिस क्लेम्स, कि क्या ये सच है, सच में कंपनी एक्स के पास 50 लाख की बिल्डिंग है या नहीं। एंड असर्शंस में ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, वो क्या है। इनकम स्टेटमेंट कैप्शन कंप्राइजेज रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस बैलेंस। ऑब्वियस सी बात है, P&L में आप अपने रेवेन्यू और एक्सपेंस शो करते हो। फर्स्ट असर्शन, ऑकरेंस। जो भी आप ट्रांजैक्शन शो कर रहे हो वो एक्चुअली में ऑकर हुई है और वो रिलेट करती है एंटिटी को। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, सच में कंपनी में ने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को इंकर किया है। और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस किसको देते हैं, एम्प्लॉयज़ को, तो वो एम्प्लॉयज़ को ही दी गई है, ना कि किसी अनऑथराइज्ड पर्सनल को। देन जो सेल्स आपने रिकॉर्ड की है वो रिप्रेजेंट करते हैं उन गुड्स को जो ऑर्डर किए गए हैं बाय वैलिड कस्टमर्स। और सिर्फ ऑर्डर नहीं किए गए, ऑर्डर करके डिस्पैच भी हो गए और इनवॉइस भी बन गई है उनकी इन द पीरियड। दैट इज़ आप 22-23 की ऑडिट कर रहे हो। अब मान लो 31 मार्च को आपके पास ऑर्डर आ गया, बट आपने गुड्स डिस्पैच किए 1 अप्रैल को और आपने इनवॉइस भी इसी दिन रेस की, तो क्या आप इसे इस साल में शो करोगे, नहीं। दैट इज़ आप जो भी अमाउंट यहाँ शो कर रहे हो वो इसी टाइम पीरियड में, इसी साल में ऑकर हुई है जिसकी बैलेंस शीट आपने प्रेजेंट की है। कंप्लीटनेस, सारी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होनी चाहिए थी वो रिकॉर्ड की गई है, रिकॉग्नाइज की गई है। दैट इज़ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, सारे पर्सनल्स को जो दिया गया है सब रिकॉर्ड किया गया है। अब मान लो 20 लोगों को दियो, सिर्फ 10 का रिकॉर्ड किया, 10 का नहीं किया, ऐसा नहीं कर सकते। ऑल जेन्युइन सेल्स, जितनी भी सेल्स की गई है उन हर एक सेल के अमाउंट को रिकॉर्ड किया गया है। दैट इज़ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। कट ऑफ मीन्स आपने जो भी इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड की है, रिपोर्ट की है, वो करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड को बिलोंग करती है, उसी में अकर हुई है। दैट इज़ जैसे कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, वो आपका जो इस साल हुआ है इंकर, आपने वही पे किया है। दैट इज़ आपने वही शो किया है। हो सकता है कुछ पिछले साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो,
तो वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो आपने पिछले साल की P&L में शो कर दी है ना। अब क्या दोबारा फिर से यहाँ शो करोगे? एक ही अमाउंट को 2 बार पे करोगे, या 2 बार शो करोगे कि एक ही अमाउंट को हम 2 बार पे कर रहे हैं? ये तो नहीं हो सकता। इसलिए जो कट ऑफ डेट, दैट इज़ जो जिस टाइम पीरियड की ऑडिट हो रही है उसी टाइम पीरियड में रिकॉर्ड किया है, ये क्लेम करती है मैनेजमेंट। सेल्स को लेके जो मैंने अकरेंस में समझाया था, सेम थिंग। अब कोई चीज़ का कट ऑफ डेट तब देखोगे ना जब वो अकर हो रही है। अब कुछ अकर ही नहीं हुआ तो उसका कट ऑफ कहाँ से आएगा? तो वही सेल्स अकर हुई, अब अकर तो हुई बट करेक्ट डेट पे हुई। जिस डेट पे हुई उसी डेट की बैलेंस शीट में मेंशन किया गया है। मेजरमेंट का मतलब कि जो भी ट्रांजैक्शन है वो बहुत ही एक्यूरेटली रिकॉर्ड की गई है, वो भी एप्रोप्रिएट अमाउंट में हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। अब एक्यूरेटली रिकॉर्ड की गई एप्रोप्रिएट अमाउंट में उसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी एरर नहीं हुई है वहाँ पे जब तुम प्रिपेयर कर रहे होगे डॉक्यूमेंट्स, या जब भी ट्रांजैक्शन पोस्ट की जा रही होगी लेजर में। जो भी फिगर्स एक्सप्लेनेशन गिवन है उसमें किसी भी तरह की कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है। जब ये सारी चीज़ें फुलफिल होगी तो हम बोलेंगे कि उसका मेजरमेंट सही है। दैट इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अच्छी तरीके से मेजर किया गया है, एक्यूरेटली कैलकुलेट किया गया है, और किसी भी तरह की एडजस्टमेंट हो लाइक टीडीएस उसको अच्छी तरीके से एडजस्ट किया गया है, रिकनसाइल करके अकाउंट किया गया है। और जब सेल्स रिकॉर्ड कर रहे हो तो वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें भी प्रॉपर्ली एडजस्ट करके अकाउंट किया गया है। दैट इज जो एक्चुअल मेजरमेंट है वही शो की गई है। जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं ना उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लासिफाई और प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और ये जो ट्रांजैक्शनल इवेंट्स होते हैं ये या तो एप्रोप्रिएटली सेग्रीगेटेड होते हैं या डिसएग्रीगेटेड। सेग्रीगेटेड मतलब सेपरेटेड, या तो आप उस इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे से सेपरेट करके भी देख सकते हो या उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते हो। सो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर असर्शन तब कंसीडर किया जाता है जब आप ऑडिट कर रहे हो और आपको ये डिटरमाइन करना हो कि जो डिस्क्लोजर्स दिए गए क्या वो कंप्लीट और एक्यूरेट है। फॉर एग्जांपल आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहे हैं, आपने P&L उठाई, वहाँ पे आपने देखा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 10 लाख। अब ये 10 लाख क्या क्या चीज़ को कंप्राइज करके बना है? सैलरी दी है, वेजेस दिया है, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट एंड अदर फंड्स है, कोई ईसॉप स्कीम है, स्टाफ वेलफेयर में खर्च किए हैं, क्या में खर्च किए हैं, किन किन चीज़ों को मिला के यहाँ पे ये 10 लाख आया है। अब आपको कंपनी एक्ट ये बोलता है कंपनी लॉ कि आपको ये चीज़ प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करनी है अपने नोट्स टू अकाउंट्स में। सो जब आप ऑडिट कर रहे होंगे तो आपको ये चेक करना है कि ये जो डिस्क्लोजर दी है कंपनी ने ये कंप्लीट और एक्यूरेट है या नहीं। एंड दिस इज वेयर अवर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर असर्शन एंटर्स। अब कौन से डिस्क्लोजर्स में ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं फ्रॉड होने के, मिसस्टेटमेंट होने के? जो डिस्क्लोजर्स रिक्वायर करती है सिग्निफिकेंट जजमेंट और क्वालिटेटिव असेसमेंट। अब ऑडिट टीम एक डिस्क्लोजर की कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी को कैसे डिटरमाइन करती है? तो वो ये चेक करते हैं कि क्या जो डिस्क्लोजर है वो किस तरह से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि वहाँ पे मटेरियल लेवल पे कोई भी चीज़ ओमिट ना हुई हो, डिस्टॉर्ट ना हुई हो या मिसलीड ना करे यूजर को। दैट इज जो भी इन्फॉर्मेशन है सही है, रेलेवेंट है और ईजी टू अंडरस्टैंड है। फॉर एग्जाम्पल अदर देन फाइनेंस कंपनीज के लिए जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है एक फर्म का, वो क्या इंक्लूड कर सकता है? या तो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, या आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आप उसकी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, या आपको जो भी ग्रांट्स डोनेशन मिल रही है इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज ओनली, या जो भी अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज है। अब P&L में तो आप बस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन शो करेंगे ना, ये तो अलग से आपको डिस्क्लोजर देना है। तो ऑडिटर ये चेक करता है कि क्या ये सारी इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट है, एक्यूरेट है, रेलेवेंट है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, और ये करके आप प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर असर्शन को चेक करते हो। तो अभी तक इनकम स्टेटमेंट के केस में हमने कौन कौन से असर्शंस पढ़े? ऑकरेंस, कंप्लीटनेस, कट ऑफ, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। नाउ बैलेंस शीट से रिलेटेड असर्शंस पढ़ते हैं। जैसे ट्रांजैक्शन अकर होगा वैसे ही बैलेंस शीट के आइटम एग्जिस्ट करेंगे। अब जो भी एसेट लायबिलिटी इक्विटी बैलेंस आप शो कर रहे हो एक्चुअली में एग्जिस्ट भी तो करनी चाहिए। जो भी आप इन्वेंटरी शो कर रहे हो, डेटर शो कर रहे हो, वो एक्चुअली पे बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करनी चाहिए एट द पीरियड एंड। अब फॉर एग्जांपल आपके पास पीरियड एंड पे 1 लाख की इन्वेंट्री और आपने नेक्स्ट ईयर के लिए ऑर्डर कर रखी है अभी से स्टार्ट के लिए, फर्स्ट क्वार्टर के लिए या फर्स्ट मंथ के लिए, और 2 लाख की इन्वेंट्री। तो आज की इस बैलेंस शीट में ना आप सिर्फ ये 1 लाख शो करोगे। ये आपने ऑर्डर की, आपके पास आई नहीं है आज की डेट पे, ये प्रेजेंट नहीं है कि आप ये बोलो कि हमने ऑर्डर तो कर दिए, कल को आके हमारी ही होनी है इसलिए हम यहाँ पे 3 लाख शो करेंगे। नहीं, जो चीज़ आपके पास एग्जिस्ट करती है बैलेंस शीट डेट पे, पीरियड एंड पे, आप उसे ही शो करेंगे बैलेंस शीट में। देन नेक्स्ट असर्शन इज कंप्लीटनेस। जो भी एसेट लाइबिलिटी इक्विटी बैलेंस है जो सपोज्ड थे रिकॉर्ड होने को वो एक्चुअली में रिकॉर्ड किए गए हैं। दैट इज़ आपके पास 1 CR की 2 बिल्डिंग है तो आप बैलेंस शीट पे 2 CR शो करोगे, ना कि सिर्फ 1 CR। जो भी एग्जिस्ट करता है, जो आपको रिकॉर्ड करना चाहिए था, आपने हर चीज़ रिकॉर्ड की है। दैट इज़ अवर कंप्लीटनेस असर्शन। जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री के केस में जो इन्वेंट्री आपके खुद के गोडाउन में रखी हुई है आप उसे भी रिकॉर्ड करोगे, रिकॉग्नाइज करोगे। और साथ में जो आपकी इन्वेंट्री है जो आपने किसी थर्ड पार्टी के पास रखवा रखी है आप ही के बिहाफ में, आप उसे भी रिकॉर्ड करेंगे। और आप इसमें से एक्सक्लूड करेंगे अगर आपने इन्वेंट्री रखी हुई है एज अ कंसाइनी किसी थर्ड पार्टी की। दैट इज़ XYZ कंपनी है और ये ABC वेयर हाउस है। आपके पास रखी हुई आपकी इन्वेंट्री, इनके पास रखी हुई आपकी इन्वेंट्री, और मान लो किसी थर्ड पार्टी की इन्वेंट्री आपके पास है, दैट इज़ जो आपके बायर हैं। कभी होता है कि पेमेंट हो जाती है, इनवॉइस भी बना लेते हो, सब हो जाता है, बस बायर के बिहाफ पे ना ये बोला होता है कि अभी आप डिस्पैच मत करो। दैट इज़ इसका राइट ऑब्लिगेशन कुछ आपके पास नहीं है, ये पूरी तरह से आपने ट्रांसफ़र पेपर्स में आपने ट्रांसफ़र कर दिए अपने बायर को, बस आपके गोडाउन में रखी हुई है। ऐसे केस में आप अपनी बैलेंस शीट पे इन दोनों अमाउंट्स को शो करेंगे और इसे एक्सक्लूड कर देंगे। और जो थर्ड पार्टी होगी ना जिसकी ये इन्वेंट्री है, ये उसके पास अभी पहुंची नहीं है, बट अगर वो अपनी बैलेंस शीट बनाएगा ना तो उसमें वो इस इन्वेंट्री को इंक्लूड करेगा। लाइकवाइज अगर आपने किसी के वेयर हाउस में रखवा रखी है या आपने किसी कंपनी से परचेज किया है इन्वेंट्री और आपके पास नहीं पहुंची है,
इन फिजिकल। बाकी पेपर टर्म्स में आपको उसके राइट्स ऑब्लिगेशन मिल गए तो आप उस इन्वेंट्री को भी ऐड करोगे। नाउ अवर नेक्स्ट असर्शन इज कट ऑफ। जो भी आप एसेट लाइबिलिटी शो कर रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो, वो अप्रोप्रिएट की होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट पीरियड की होनी चाहिए। दैट इज़ आपकी आज की इन्वेंट्री बैलेंस में आपके फ्यूचर के, आपके नेक्स्ट ईयर की किसी भी तरह के इन्वेंट्री बैलेंस को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। ऑल आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री पर्टेनिंग टू द रेलेवेंट ईयर शैल बी इंक्लूडेड रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन। दैट इज़ वही जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा कि आपने किसी दूसरी फर्म से परचेज़ किया है, उन्होंने आपके पास अभी भेजा नहीं है, इन्वेंट्री उन्हीं के पास रखी है, बट इन पेपर्स आपके पास सारी राइट्स ऑब्लिगेशन आ चुकी है, तो अब आप अपनी बैलेंस शीट में इस इन्वेंट्री को इंक्लूड करोगे, क्योंकि आपने जिस टाइम पीरियड की आपको बैलेंस शीट बनानी है उसी टाइम पे आपने पेमेंट कर दी है, आपको राइट्स ऑब्लिगेशन मिल गए, सब हो गया है, बस आपके पास इन्वेंट्री पहुंची नहीं है। इसे आप ऐसे कंसीडर करो कि आपके बिहाफ पे किसी थर्ड पार्टी ने इन्वेंट्री रखी हुई है। नेक्स्ट इज़ वैल्यूएशन। दैट इज़ आपके पास जो भी एसेट लाइबिलिटी इक्विटी के बैलेंसेस हैं उसे आपने बहुत ही अच्छी तरीके से वैल्यू किया है। दैट मीन्स कि जो भी अमाउंट आपने रिकॉर्ड किया है वो अप्रोप्रिएट है, वहाँ पे कोई ओवर स्टेटमेंट या अंडर स्टेटमेंट नहीं है। जिसके लिए एग्जांपल दिया है AS2 का। AS2 बोलता है कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन या उसका रिकॉग्निशन हम करते हैं एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, और कोई भी ऐसी कॉस्ट है जो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे एलोकेट नहीं की जा सकती, एंड किसी भी तरह की एबनॉर्मल वेस्टेज तो उसे हमें एक्सक्लूड कर देना है हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री से। और ये जो वैल्यूएशन की गई है वो एक एक्सेप्टेबल बेसिस पे की गई है, दैट इज़ फीफो, वेटेड एवरेज, लीफो, इनमें से कुछ यूज़ हुआ है फॉर वैल्यू इन्वेंट्री एज एट द पीरियड एंड। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। नेक्स्ट इज राइट एंड ऑब्लिगेशन। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन में एंटिटी के पास जो भी एसेट है उसकी राइट उसी के पास है। दैट इज़ आप अगर वहाँ पे बैलेंस शीट में 2 करोड़ की बिल्डिंग शो कर रहे हो तो वो बिल्डिंग एंटिटी के ही नाम पे, अपने नाम की बिल्डिंग को आप एंटिटी में नहीं शो कर सकते। उसके लीगल टाइटल्स हैं आपके पास, उसकी ओनरशिप है आपके पास। और वही लाइबिलिटीज़ के केस में जो भी लाइबिलिटी आपने शो की है वो रिप्रेजेंट करती है एंटिटी के ऑब्लिगेशन को। अब आप अपनी पर्सनल लाइबिलिटी को उठा के लाके अपनी एंटिटी में नहीं ऐड कर सकते। जिसके लिए एग्जांपल दिया है जो हमने पढ़ा कि आपसे कोई थर्ड पार्टी परचेज करती है, आप उसकी राइट्स ऑब्लिगेशन उसे ट्रांसफ़र कर देते हो, बट आपके पास बस फिजिकल फॉर्म में जो इन्वेंट्री है वो आपके वेयर हाउस में रखी है, वो अभी तक आपने डिलीवर नहीं की है। ऐसे केस में हम उस इन्वेंट्री को काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे पास उसकी राइट्स और ऑब्लिगेशन नहीं है। An inventory held by the entity on behalf of another entity has not been recognized as part of inventory of the entity. Then our next point is presentation and disclosure, which is quite similar to जो हमने P&L के लिए पढ़ा। बस यहाँ पे डिफरेंस इतना है कि आप यहाँ पे चेक करते हो कि जो पर्टिकुलर आइटम्स है वो प्रॉपरली क्लासीफाइड, डिस्क्राइब्ड और डिस्क्लोज किए गए हैं कि नहीं इन कन्फॉर्मिटी विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब हमने P&L के केस में एग्जांपल देखा था कि आपने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस शो कर दिया है P&L में, फिर आप नोट्स टू अकाउंट्स में शो कर रहे हो कि वो क्या क्या कंप्राइज करके वहाँ पे बना है, सैलरी है, EPF है, क्या क्या चीज़ें हैं। वहीं बैलेंस शीट के केस में हम इन्वेंट्री का एग्जांपल देख रहे हैं। अब इन्वेंट्री किन पार्ट्स में हो सकती है? रॉ मेट, WIP, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स, स्पेयर्स, लूज टूल्स। आपने बैलेंस शीट में इन्वेंट्री शो कर दी 1 CR। अब आप अपने नोट्स टू अकाउंट्स में इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से डिस्क्लोज करोगे, एंड ऑडिटर ये चेक करेगा कि क्या जो ये डिस्क्लोजर है वो कंप्लीट और एक्यूरेट है या नहीं। वन मोर एग्जांपल, शेयर कैपिटल के केस में हम रिकनसाइल करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, क्योंकि वो रिक्वायर्ड होता है टू बी डिस्क्लोज इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। सो लेट्स रिवाइज वंस। हमने असर्शंस क्या क्या पढ़े इनकम स्टेटमेंट के लिए? occurrence, completeness, cut-off, measurement, presentation and disclosure. And in case of balance sheet, existence, completeness, cut-off, valuation, rights and obligation, presentation and disclosure. देखो, completeness, cut-off, presentation and disclosure, ये तो इनकम स्टेटमेंट में भी देखते हैं। दैट इज़ ये 3 चीज़ें कॉमन है जो हमें दोनों जगह देखनी है। दूसरा, हम इनकम स्टेटमेंट में देखते हैं कि जो ट्रांजैक्शन है वो एक्चुअली में अकर हुआ है या नहीं। लाइकवाइज हम बैलेंस शीट में देखते हैं कि जो बैलेंस शीट आइटम्स है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है या नहीं। ट्रांजैक्शंस को हम अच्छी तरीके से मेजर करते हैं, तो वहीं बैलेंस शीट आइटम्स को हम अच्छी तरीके से वैल्यूएशन करते हैं, उसकी वैल्यू चेक करते हैं। एंड वन एक्स्ट्रा थिंग विच वी हैव टू चेक फॉर बैलेंस शीट इज राइट्स एंड ऑब्लिगेशन।
टॉपिक इज बैलेंस शीट कैप्शंस, जिसमें का फर्स्ट पॉइंट है हमारा शेयर कैपिटल। तो देखो, ये तो ऑब्वियस है कि हर एक कंपनी की लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है उसके कैपिटल से। प्राइवेट कंपनी को छोड़ के जो भी अदर कंपनी होती है वो सब इशू करती है प्रोस्पेक्टस, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन लॉ। अब ये प्रोस्पेक्टस के बहाने वो क्या इशू करते हैं एक्चुअली में, एक स्टेटमेंट जिसमें वो ये बताते हैं कि क्या कंडीशंस है जिस पे आपको अलॉटमेंट की जाएगी शेयर्स की। दैट इज़ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जब आप कभी कोई आईपीओ खरीदने जाओ ना, तो उसमें मेंशन रहता है कि आप 14,000 से नीचे नहीं खरीद सकते, परचेज 15,000 से नीचे नहीं परचेज कर सकते। कुछ कुछ आईपीओस में 1 लाख 2 लाख का अमाउंट होता है। फिर ये पैसा रेस क्यों किया जा रहा है, कौन से प्रोजेक्ट के लिए ये पैसा रेस किया जा रहा है, अगर ये ऑलरेडी डिसाइडेड है तो ये भी मेंशन करोगे इस स्टेटमेंट में। फिर जो भी आपने एक्सपेंसेस की एक लिमिट बना रखी है फॉर रेजिंग कैपिटल, आप वो भी शो करेंगे। दैट इज़ एट लास्ट जो तुम एप्लीकेशन के लिए रिसिप्ट करते हो, फिर आपको एप्लीकेशन मिलती है, उसके बाद आप शेयर अलॉट करते हो। ये दोनों ही चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एवरी इशू ऑफ कैपिटल के लिए। जब जब आप कैपिटल इशू करोगे, आप पहले प्रोस्पेक्टस इशू करोगे अगर आप प्राइवेट कंपनी से हट के कोई दूसरी कंपनी हो। फिर आपके पास एप्लीकेशन आएगी जिसके बेसिस पे आप शेयर्स अलॉट करोगे, जिसकी वजह से ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कैपिटल के इशू करने को लेकर, जिसकी वजह से इस पे हमें केयरफुल अटेंशन डिवोट करने की ज़रूरत है। एज एन ऑडिटर आपको ये वेरीफाई करना है कि जो भी पार्टीज़ हैं, दैट इज़ जो कंपनी है, जो शेयर होल्डर्स हैं जो इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, या अगर कोई अंडर राइटर है, या जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है, उस हर पार्टी ने अपने पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है। दैट इज़ एप्लीकेशन आपको अप्लाई करने की एक डेट होती है पर्टिकुलर, एक लास्ट डेट होगी। तो क्या आपने उस डेट के विद इन अप्लाई किया, फिर आपने उसके बेसिस पे जो भी अलॉटमेंट की डेट है उस पर उसके टाइम के तहत आपने अलॉट किया। ये सब चीज़ें सही तरीके से की गई है कि नहीं। इन शॉर्ट, जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है उनका जो भी पार्ट है, उनका कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी उनका काम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसने अच्छी तरीके से परफॉर्म की है या नहीं, हम एज ऑडिटर ये वेरीफाई करते हैं। अब कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है जो अपने शेयर्स के इशू के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, दैट इज़ अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है देन ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑडिटर की वेरिफिकेशन का। ऑडिटर ये तो वेरीफाई करेगा ही कि हर एक पार्टी अपने काम को अच्छे से परफॉर्म कर रही है नहीं, साथ में वो ये भी वेरीफाई करेगा कि अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट सही से परफॉर्म हुआ है या नहीं। अब ये जो नीचे टेबल दिया है ना, ये प्रॉपर्ली समराइज करके बता रहे हैं कि क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स काम आती है, अंडरटेक की जाती है जब आप ऑडिट कर रहे हो शेयर कैपिटल की। यहाँ पे हम ऑडिट प्रोसीजर क्यों परफॉर्म करेंगे, ये देखने को कि क्या शेयर कैपिटल एज एट द एंड पीरियड एग्जिस्ट करती है, और जो भी इक्विटी बैलेंसेस रिकॉर्ड किए जाने चाहिए थे क्या वो रिकॉग्नाइज किए हैं, और उनकी वैल्यूएशन अप्रोप्रिएटली की गई है। इसके लिए हम परफॉर्म करेंगे कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स। अब आप हर साल की बैलेंस शीट बनाते हो, नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हो। अब आप जब अभी की ऑडिट करने आए हो तो आप पिछले साल के नोट्स टू अकाउंट्स और इस साल के नोट्स टू अकाउंट्स में जो हम ऑथराइज्ड शेयर कैप, इशूड शेयर कैप एंड पेड अप शेयर कैप शो करते हैं उसे टैली करोगे। उससे आपको पता चलेगा अगर पिछले साल 1 लाख की शेयर कैपिटल थी, इस साल 2 लाख की है, मतलब 1 लाख इशू किया है इस टाइम पीरियड में। अब इनकेस जब आप टैली कर रहे हो तो आपको दिख रहा है पहले भी 1 लाख थी, अभी भी 1 लाख है। दैट इज़ वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं है। तो आप कंपनी के CS से एक रिटन कन्फर्मेशन लो कि वहाँ पे एंटिटी के कैपिटल में किसी भी तरह की कोई चेंजेस नहीं की गई है ड्यूरिंग द पीरियड। देन अगर आपने जब टैली किया आपको चेंज दिखा तो अब आप ये वेरीफाई करो कि क्या जो पेड अप कैपिटल है वो विद इन ऑथराइज कैपिटल के लिमिट में है। अगर आपको याद होगा जब आप अकाउंट्स में सॉल्व करते हो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, या जिसके लिए भी आप इक्विटी इशू करते हो, और बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ऑथराइज्ड कैप से ज़्यादा हमारा एक्सीड कर जाता है जो इक्विटी हमें इशू करनी है। तो पहले हम हमारे ऑथराइज्ड कैप को बढ़ाते हैं, उसके बाद उसके बेसिस पे फिर हमारी कैपिटल को बढ़ाते हैं। तो वही बोला है, अगर कोई चेंज दिखा है तो पहले तो ये वेरीफाई करो, ये इंश्योर करो कि पेड अप कैपिटल एक्सीड नहीं कर रही है ऑथराइज्ड कैपिटल को। फिर ऑब्टेन करो सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ रेलेवेंट रेजोल्यूशंस पास्ड एट द मीटिंग। जैसे कि आपने लॉ में पढ़ा है, हमें कुछ केसेस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होता है, तो कुछ केसेस में स्पेशल रेजोल्यूशन। तो अगर जिस भी तरह का रेजोल्यूशन पास किया गया है फॉर द इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑथराइज शेयर कैपिटल, उसकी सर्टिफाइड कॉपीज ऑब्टेन करो। अब ये तो तब हुआ जब पिछले साल भी शेयर कैपिटल एग्जिस्ट करता था,
दैट इज़ इशू किया गया था। अब अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम इशू कर रहे हो तो ऐसे केस में ऑडिटर ये चेक करेगा कि क्या कंपनीज एक्ट 2013 की जो भी लॉज और रेगुलेशंस है उन सब के साथ कंप्लाई किया गया है या नहीं। दैट इज शेयर्स के केस में क्या क्या काम आता है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम एप्लीकेशन मनी टू बी कलेक्टेड, मेंटेनेंस ऑफ सेपरेट बैंक अकाउंट, पेमेंट ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन एंड एटसेट्रा। फिर आपको ये इंश्योर करना है कि कोई भी शेयर्स डिस्काउंट में इशू नहीं करे गए हैं एज पर सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट, क्योंकि कंपनीज एक्ट अलाउ नहीं करती है शेयर्स को डिस्काउंट में इशू करना, जिसके कुछ एक्सेप्शंस है जो आप लॉ में पढ़ोगे। फिर ये चेक करो कि जो भी शेयर इशू किया गया है क्या वो कैश के लिए किया गया है या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जैसे कि आपको अंडर राइटर को कमीशन देना था, आपने कमीशन के बदले उसे शेयर्स दे दिए, तो वो अदर देन कैश हो गया। फिर ऑब्वियस सी बात है, जहाँ शेयर्स की बात आ रही है वहाँ पे सेबी रेगुलेशंस की तो बात आएगी, तो सेबी रेगुलेशंस और गाइडलाइंस से कंप्लाई किया गया है या नहीं। फिर ऑब्टेन करो कॉपीज़ को और वेरीफाई करो क्या की कॉपीज़, जो फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को सबमिट किए गए हैं। दैट इज़ फॉर एग्जांपल फॉर्म SF7, फॉर्म PAS3। सी यू ऑल आर गोइंग टू स्टडी दिस फॉर्म्स इन लॉ, इसलिए मैं इस पर कोई इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ। अभी के लिए बस ये समझो कि ये जो भी फॉर्म्स हैं ये आपको सबमिट करने होते हैं अगर आपको शेयर्स इशू करने हैं तो सिंपल वर्ड्स में समझो तो जितने भी फॉर्म्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको शेयर इशू करने पे लगे हैं ना, उनके कॉपीज़ को ऑब्टेन करके वेरीफाई करना है। और ये वेरीफाई करना है कि कितनी नंबर ऑफ़ सिक्योरिटीज़ इशू की गई है और क्या इशू प्राइस पे इशू की गई है। और अगर ये सब के बाद आपको ये दिख रहा है कि वहाँ पे किसी भी तरह का इंक्रीज़ है उनके शेयर कैपिटल पे, तो वेरीफाई करो कि क्या कंपनी ने एक्यूरेटली कैलकुलेट किया है जो रिक्वायर्ड फ़ी और स्टैम्प ड्यूटी है जो उन्हें पे करनी है MCA को, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। अब ऑब्वियसली बात है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है वो आपको फ्री में हर काम नहीं करने देगी, हर चीज़ की एक ड्यूटी, एक फ़ीस होती है। और अगर शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए गए हैं, इशू एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है, एट अमाउंट इन एक्सेस ऑफ नॉमिनल वैल्यू। जैसे शेयर 10 रुपये का है पर आप इशू 12 रुपये पे कर रहे हो। अब यहाँ पे आता है हमारा सेक्शन 52, जो ये गाइड करता है, ये बोलता है कि जो भी अमाउंट आप एज अ प्रीमियम रिसीव कर रहे हो उसे आपको ट्रांसफ़र करना है टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, और स्टेट करता है कि किन पर्पसेस के लिए ये अमाउंट यूज़ किया जा सकता है। और जैसे डिस्काउंट को लेके था ना एक रेस्ट्रिक्शन की डिस्काउंट में शेयर्स इशू नहीं किए जा सकते, लाइकवाइज ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन प्रीमियम पे इशू करने को लेके नहीं है। सेक्शन 52 के साथ साथ जो कंपनीज एक्ट का एक प्रोविज़न है जो गाइड करता है अबाउट रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, वो भी अप्लाई होगा अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट वर द पेड अप शेयर अकाउंट ऑफ द कंपनी। दैट इज़, अगर आपको याद हो, आपने लॉ में पढ़ा है कि जब हम शेयर कैपिटल रिडक्शन करते हैं शेयर कैपिटल का, उसके करने के 2-3 तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका है जैसे 1 लाख शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 5 पेड अप, जो है नॉमिनल वैल्यू 10 के, पेड अप है 5, तो आप उसे कर देते हो फुल्ली पेड अप 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 फुल्ली पेड अप। आपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर दिया। अब कहाँ कहाँ पे ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जो अमाउंट है वो यूज़ हो सकता है, किन पर्पसेस के लिए, बोनस शेयर इशू करने के लिए, किसी भी तरह का प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए, किसी एक्सपेंस, कमीशन, डिस्काउंट, जिस भी तरह का खर्चा है ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, देन उस खर्चे को, उस कमीशन को, उस डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए यूज़ कर सकते हो। रिडेम्पशन ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, अगर आप उसे प्रीमियम में रिडीम कर रहे हो तो उस प्रीमियम अमाउंट को पे करने के लिए यू कैन यूज़ योर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट अमाउंट। परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर, जब आपको अपना ओन शेयर्स खरीदना होता है तब आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ बाईबैक के टाइम पे। अब कौन सी कंपनी है जो परमिटेड है फ्रॉम कंपनीज एक्ट टू अप्लाई सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट? सेक्शन 133 जिन कंपनीज को स्पेसिफाई करता है, प्रेस्क्राइब करता है, वो कंपनी परमिटेड होती है टू अप्लाई सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इन पेइंग बोनस, जब आप बोनस शेयर दे रहे हो तब उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, अगर आप सेक्शन 133 के अंदर आते हो तो आप सिर्फ बोनस के लिए यूज़ कर सकते हो, और एक्सपेंस, कमीशन, डिस्काउंट राइट ऑफ करने के लिए यूज़ कर सकते हो, और अपने ओन शेयर्स का परचेज करने के लिए, दैट इज़ बाईबैक के लिए इशू कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो सिक्योरिटीज प्रीमियम को। अब इसमें ऑडिटर को क्या वेरीफाई करना है,
कि अगर कोई भी प्रीमियम रिसीव हुआ है शेयर्स पे तो क्या उसे एक्चुअली में ट्रांसफ़र किया गया है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, और अगर ट्रांसफ़र कर दिया गया है उसके बाद उस अमाउंट को सिर्फ उन्हीं पर्पसेस के लिए यूज़ किया गया है जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा। अब ये हमने पढ़ लिया कि शेयर्स अगर प्रीमियम में इशू हो रहे हैं तो उसको लेके ऑडिटर को क्या क्या वेरीफाई करना होता है। नाउ अगर शेयर आपने डिस्काउंट में इशू किया है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, किसी भी कंपनी को अपने शेयर्स डिस्काउंट में इशू नहीं करने चाहिए एक्सेप्ट इन अ केस ऑफ एन इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, जो आप सेक्शन 54 में पढ़ते हो। इसके अलावा किसी भी तरह का अगर आप शेयर इशू कर रहे हो डिस्काउंटेड प्राइस में तो वो वॉइड माना जाएगा। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 एंड 2, जो 1 एंड 2 में दिया है उसे गलत नहीं बता रहे, वो तो होगा, बट कुछ एक्सेप्शन होते हैं जहाँ पे आप डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर इशू कर सकते हो। आप अपने शेयर्स को डिस्काउंट में इशू कर सकते हो टू योर क्रेडिटर अगर ये हो रहा है इन परसुएंस ऑफ एनी स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन प्लान और डेट स्ट्रक्चरिंग स्कीम जो कि अकॉर्डेंस में होती है ऑफ एनी गाइडलाइन और डायरेक्शन और रेगुलेशन स्पेसिफाइड बाय आरबीआई। जब आप क्रेडिटर के साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हो, ऐसी कोई स्कीम साइन कर रहे होते जिसमें आप उनको बोलते हो कि अगर हम आपको पैसे नहीं पटा पाए तो हम आपको अपने शेयर्स दे देंगे डिस्काउंट में, तो वो जो स्कीम होती है वो प्लान होता है उसे गाइड करता है आरबीआई अंडर आरबीआई एक्ट 1934। तो एक आप क्रेडिटर्स को इशू कर सकते हो, बट उसके लिए भी आप जब वो प्लान परफॉर्म कर रहे साइन कर रहे हो तब पहले आपको उससे परमिशन लेनी है, उसके लिए परमिशन लेनी है फ्रॉम आरबीआई। और अगर कोई भी कंपनी फेल हो जाती है टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, दैट इज़ अगर वो इशू कर देती है शेयर डिस्काउंट में, तो जो कंपनी है और जितने भी ऑफिसर्स हैं जो इन्वॉल्व थे इस डिफ़ॉल्ट में वो लायबल होंगे टू पे अ पेनल्टी जो कि इक्वल हो सक जो कि एक्सटेंड हो सकती है टू द अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट रेज और ₹5 लाख विच एवर इज लेस। दैट इज़ जितना अमाउंट आपने रेज किया और ₹5 लाख दोनों में से जो भी लोअर होगा उसकी पेनाल्टी चार्ज होगी, और कंपनी ने जो भी पैसे इस पे रिसीव किए हैं वो सारे पैसे उसे रिफंड करने होंगे, एंड दैट टू विद द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%। सबसे पहले तो आप पेनाल्टी दोगे, या तो जो अमाउंट आपने रेज किया है वो, या 5 लाख, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा। दूसरा, आपने जो भी अमाउंट रिसीव किया है वो पूरा अमाउंट आप रिटर्न करोगे, एंड दैट टू विथ एट द रेट ऑफ 12% इंटरेस्ट per annum from the date of issue of such shares to the persons to whom such shares have been issued। अब ऐसे केस में ऑडिटर क्या चेक करेगा, क्या मूवमेंट उसे दिख रही है शेयर कैपिटल में ड्यूरिंग द ईयर, और क्या वहाँ पे कोई भी इशू किया गया है। फिर वो ये वेरीफाई करेगा कि अगर कोई इशू किया गया है तो वो एट डिस्काउंट नहीं है। वो कैसे पता चलेगा उसे, वो पढ़ेगा मिनट्स ऑफ द मीटिंग। फर्दर अगर डिस्काउंट में इशू किया गया टू इट्स क्रेडिटर जो कि परमिटेड है, तो क्या वो इशू जो है वो इन परसुएंस है अंडर द गाइडेंस ऑफ इन अकॉर्डेंस विद गाइडलाइंस डायरेक्शंस और रेगुलेशंस स्पेसिफाइड बाय आरबीआई किया गया है या नहीं। एंड हियर वी आर डन विद शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट। नाउ इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 54 डिफाइन करता है स्वेट इक्विटी शेयर्स, उसके बारे में गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, रेगुलेशंस जो भी है वो प्रोवाइड करता है। एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन एक स्वेट इक्विटी के फॉर्म में कंपनसेशन मिल सकता है। स्वेट इक्विटी शेयर वो शेयर्स होते हैं जो एक कंपनी इशू करती है अपने एम्प्लॉयज़ को, डायरेक्टर्स को एट डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब यहाँ में क्योंकि कंपनीज एक्ट अलाउ करता है इसलिए स्वेट इक्विटी डिस्काउंट में आप इशू कर सकते हो। अब फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में क्या आएगा, फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल द राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और बाय वट एवर नेम कॉल्ड। अब स्वेट इक्विटी के केस में ऑडिटर क्या वेरीफाई करेगा कि क्या ये जो इशू है ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया है इसके लिए, इज़ इट ऑथराइज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, बिकॉज सेक्शन 54 बोलता है कि अगर आपको स्वेट इक्विटी इशू करनी है तो पहले आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना होगा। फिर वो जो रेजोल्यूशन है वो स्पेसिफाई करता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ शेयर्स, उसकी करेंट मार्केट प्राइस, और अगर उनसे कोई कंसिडरेशन लिया गया है, फिर कौन सी क्लासेस ऑफ डायरेक्टर और एम्प्लॉयज़ को वो इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं या ओमिट कर दिया है, या जब जो इक्विटी शेयर है उस कंपनी की वो लिस्टेड है किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, तब स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किए गए हैं इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशन मेड बाय सेबी। और अगर लिस्ट नहीं है शेयर्स
then sweat equity shares are issued in accordance with such rules as may be prescribed. एंड ऑब्वियसली जो भी राइट्स लिमिटेशंस रेस्ट्रिक्शंस प्रोविजंस अप्लाई होते हैं इक्विटी शेयर में वो अप्लाई होंगे, वो एप्लीकेबल होंगे स्वेट इक्विटी शेयर्स में भी। और जो होल्डर्स हैं शेयर्स के वो रैंक करेंगे पारी पासु विद अदर्स इक्विटी शेयर होल्डर। पारी पासु मीन्स साइड बाय साइड या उन्हीं के इक्वल। तो हमने प्रीमियम पढ़ लिया, डिस्काउंट पढ़ लिया, स्वेट इक्विटी पढ़ ली। नाउ वी विल रीड अबाउट रिडक्शन ऑफ कैपिटल। एज अ प्रिंसिपल ऑफ साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक कंपनी को अपना कैपिटल इंटैक्ट रखना होता है, बट कुछ सिचुएशंस ऐसी अराइज हो सकती है, कभी ये हो सकता है जहाँ पे ये नेसेसरी हो जाए कंपनी के लिए कि उनको रिड्यूस करना पड़ जाए अपना कैपिटल, दैट इज़ ड्यू टू कभी कोई एक्यूमुलेटेड बिजनेस लॉस हो जाए या एसेट रिडक्शन हो जाए, कोई डाउटफुल वैल्यू है, लाइक कोई अनसाउंड इन्वेस्टमेंट है जो आपको कोई ख़राब रिटर्न दे रहा है, या आपकी पेड अप कैपिटल एक्सेस में रिक्वायरमेंट की जितना आप रिक्वायर नहीं करते हो उससे ज़्यादा आपने शेयर्स इशू कर रखे हैं और आपके पास कुछ ज़्यादा ही सरप्लस कैपिटल है जिसे आप एम्प्लॉय नहीं कर पा रहे हो गेनफुली, then you require corrective measures to be taken to keep the financial health of the company in a reasonably well position, and accordingly company reduces its share capital, and here enters our section 66 of the Companies Act that deals with the reduction of share capital. अब रिडक्शन ऑफ कैपिटल को वेरीफाई करने के लिए ऑडिटर को ज़रूरत होती है ये एग्जामिन करने की क्या कंपनी ने फॉलो किए हैं स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो सेक्शन 66 बताता है। फॉर दिस ऑडिट परफॉर्म करेगा कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स सच एज सेक्शन 66 बोलता है ना अगर आपको अपना कैपिटल रिड्यूस करना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। तो सबसे पहले तो ऑडिटर ये चेक करेगा, ये वेरीफाई करेगा कि क्या मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स में स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया है और क्या जो वो प्रपोजल था वो एडवांस में सर्कुलेट कर दिया गया था सारे शेयर होल्डर्स को। वेरीफाई करो कि क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करती है रिडक्शन ऑफ कैपिटल को। ये एग्जामिन करो कि वहाँ पे किसी भी तरह का कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट्स, दैट इज़ इन शॉर्ट आपको ये चेक करना है कि रिडक्शन ऑफ कैपिटल इनमें से किसी भी डिफ़ॉल्ट से अफेक्ट ना हो। आपको अगर कैपिटल रिड्यूस करना है तो ट्राइब्यूनल से भी परमिशन लेनी होती है, तो एग्जामिन करो कि क्या ट्राइब्यूनल ने अपनी ऑर्डर में कंफर्म किया है इस रिडक्शन को, एंड ऑल्सो वेरीफाई कि क्या ये कॉपी जो ये ऑर्डर की कॉपी है और जो मिनट्स है मीटिंग की वो रजिस्टर की गई है, फाइल की गई है विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। फिर उसके बेसिस पे रजिस्ट्रार जो सर्टिफिकेट आपको देता है उसे भी चेक करो, वाउच करो, दैट इज़ चेक करो, टैली करो जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड की गई है फॉर द रिडक्शन ऑफ कैपिटल, एंड टू राइट डाउन द एसेट बाय रेफरेंस टू द रिजोल्यूशन ऑफ शेयर होल्डर्स या जो भी अदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है। एंड ये भी चेक करो कि क्या जो रिक्वायरमेंट्स हैं शेड्यूल 3 के पार्ट 1 की उन सब के साथ कंप्लाई किया गया है, और ये कंफर्म करो कि क्या जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट है वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज की गई है बैलेंस शीट में। कंपनी अपने कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है ना बाय रिडक्शन इन अनपेड कैपिटल या कैंसलेशन ऑफ लॉस्ट कैपिटल और पेइंग ऑफ एक्सेस पेड कैपिटल। अब जब आप ये करते हो ना तो मेंबर्स रजिस्टर में कुछ एडजस्टमेंट होती है, तो वेरीफाई करो कि जो एडजस्टमेंट दी गई है मेंबर्स अकाउंट में इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स वो सही है या नहीं, और फिर ये भी कंफर्म करो क्या जो पेड अप अमाउंट शो किया गया है ओल्ड शेयर सर्टिफिकेट में उन्हें भी एल्डर किया गया है या नहीं, या नए शेयर सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं या नहीं, और अगर नए शेयर सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं तो पुराने को कैंसिल किया गया है। और जब आप अपना कैपिटल रिड्यूस करते हो ना तो कभी कभी ट्राइब्यूनल ये भी ऑर्डर करती है कि आपको अपने बैलेंस शीट में शो करना है एंड रिड्यूस्ड लिख, तो ये भी कंफर्म करो अगर ट्राइब्यूनल ने अपने ऑर्डर में कहा है ये शो करने तो क्या कंपनी ये शो कर रही है। एंड ऑब्वियसली ये भी चेक करो कि क्या कंपनी कंप्लाई कर रही है सारे टर्म्स एंड कंडीशन से जो ट्राइब्यूनल अप्लाई कर रही है, इम्पोज कर रही है वाइल कन्फर्मिंग रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। और फिर ये भी वेरीफाई करो कि क्या ये पूरे प्रोसीजर्स होने के बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को भी एल्टर किया गया है या नहीं। एग्जम्पशन टू बायबैक, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स। अगर कंपनी बायबैक कर रही है तो उसे आप कैपिटल रिडक्शन का नाम नहीं दोगे। अगर कंपनी बायबैक कर रही है तो आप ये इंश्योर करोगे कि वो जो उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसकी कंप्लायंस हो रही है कि नहीं, दैट इज सेक्शन 68 की कंप्लायंस हो रही है कि नहीं। तो ये अभी हमने पढ़ा अबाउट एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन असर्शन ऑफ शेयर कैपिटल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट
डिस्क्लोजर असर्शन की क्या जो रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर है वो अप्रोप्रिएटली किए गए हैं। इंश्योर करो कि क्या जो शेड्यूल 3 पार्ट 1 में रिक्वायरमेंट्स दी गई है डिस्क्लोजर की उससे कंप्लाई किया गया है या नहीं। फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल, और जो डिफरेंट क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होती है उन्हें सेपरेटली ट्रीट करना होता है। ये तो आपको पता ही है ना, जब आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हो और वहाँ पे अपना शेयर कैपिटल शो करते हो तो इक्विटी शेयर अलग से शो करते हो और प्रेफरेंस शेयर अलग से। दैट इज़ अगर 10% प्रेफरेंस शेयर्स है, 12%, 15%, तो वो भी अलग से शो होती है। तो हमें फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल ये चेक करना है कि क्या नंबर एंड अमाउंट ऑफ शेयर्स ऑथराइज्ड है और उस ऑथराइज्ड में कितने इशूड, सब्सक्राइब्ड और फुल्ली पेड अप है या सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप है। पार वैल्यू पर शेयर शो की गई है। जो भी शेयर्स बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग थे और एंड में आउटस्टैंडिंग है उनके बीच रिकन्सिलेशन किया गया है। क्या राइट्स, प्रेफरेंसेस और रेस्ट्रिक्शंस अटैच्ड हैं ईच क्लास ऑफ शेयर्स से, इंक्लूडिंग किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड है, रिपेमेंट ऑफ कैपिटल है। चेक करो उन शेयर्स को जो उसकी होल्डिंग कंपनी होल्ड कर रही है या अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी, इंक्लूडिंग वो शेयर्स जो हेल्ड किए गए हैं बाय सब्सिडियरी और एसोसिएट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी और द अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी इन एग्रीगेट। फिर क्या शेयर होल्डर्स इन द कंपनी हेल्ड बाय ईच शेयर होल्डर होल्डिंग मोर देन 5% ऑफ शेयर। ये सारी चीज़ें हमें डिस्क्लोज करनी है। तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि क्या ये सब चीज़ें सही तरीके से डिस्क्लोज की गई है या नहीं, जितने भी पॉइंट्स अभी तक हमने पढ़े हैं। अगर कोई शेयर्स रिजर्व किए गए हैं फॉर इशू अंडर ऑप्शंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, कमिटमेंट्स फॉर सेल ऑफ शेयर्स, डाइवेस्टमेंट इंक्लूडिंग टर्म्स एंड अमाउंट, उसे डिस्क्लोज किया गया या नहीं। एंड फॉर द 5 years इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट एज एट विच बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड, जो भी एग्रीगेट नंबर एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स अलॉट किए गए एज फुल्ली पेड अप परसुएंट टू कॉन्ट्रैक्ट्स जिनकी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है इन कैश। Aggregate number and classes of shares allotted as fully paid up by way of bonus shares. Aggregate number and classes of shares bought back, that is buyback किया है, बोनस शेयर इशू किया है, किसी कॉन्ट्रैक्ट के परसेंट पे शेयर अलॉट की है, हर एक चीज़ डिस्क्लोज करनी है। जो भी सिक्योरिटीज कन्वर्टिबल होती है टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर उनके बारे में डिस्क्लोजर देना ज़रूरी होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द फारदेस्ट सच डेट। उनके टर्म्स को डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी कॉल अनपेड है हम वो भी बैलेंस शीट में शो करते हैं, नोट्स टू अकाउंट में शो करते हैं। जो फॉरफिटेड शेयर्स है क्या उसका ओरिजिनल पेड अप अमाउंट था। फिर प्रमोटर्स के केस में हमें ये डिस्क्लोज करना है कितने प्रमोटर्स हैं, उन प्रमोटर का नाम, नंबर ऑफ शेयर्स, परसेंटेज ऑफ टोटल शेयर्स जो उन्होंने होल्ड कर रखे हैं, और अगर पूरे साल में किसी भी तरह का ड्यूरिंग द ईयर चेंजेस आ रहा है तो वो चेंजेस। यहाँ पे प्रमोटर का मतलब है वो जो आप कंपनीज एक्ट 2013 में पढ़ते हो। और हर क्लास ऑफ शेयर के लिए अलग से डिटेल्स देनी होगी। इक्विटी है तो अलग, प्रेफरेंस है तो अलग, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस है अलग अलग, परसेंटेज वाले हैं तो अलग। परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट करोगे, तो साल के स्टार्ट में जो था और एंड में जो है, और अगर साल के बीच में इशू किया है तो जब भी इशू किया है से लेके लास्ट का। और जब आप शेयर इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस में बताते हो ना कि हम क्या चीज़ के लिए पैसा रेज कर रहे हैं, अगर वही अमाउंट को स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया गया, पूरे अमाउंट को या उसके पार्ट ऑफ अमाउंट को, तो हमें ये भी डिस्क्लोज करना होगा कि हमने यूज़ नहीं किया है। और अगर उस अनयूटिलाइज्ड अमाउंट को किसी दूसरे पर्पस पे इन्वेस्ट कर दिया किसी दूसरे प्रोजेक्ट में, तो वो भी मेंशन करना है कि किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया। अब जो इसके नोट्स हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फॉर टुडे वी आर डन विद दिस मच। इन केस कोई डाउट हो तो पूछना, आई विल क्लियर योर डाउट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।